हेलो एवरीवन दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम 7 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको करंट की नई नई अपडेट यहाँ पास मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, हमारे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जो है वह 4 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम वन्य जीव दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस वन्य जीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने और आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ इसकी स्थापना 2005 में कोलिन पैगे के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, साथ ही अगर बात करें वन्य जीव दिवस के बारे में तो यह 2 बार मनाया जाता है। एक 22 फरवरी को मनाया जाता है और दूसरा 4 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा उत्सव जो 22 फरवरी को मनाया जाता है वह दिवंगत वन्य जीव संरक्षणवादी स्टीव इरविन की स्मृति में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो दोस्तों, यह जूडो में कांस्य पदक जीतने वाले पहले पैरालंपिक भारतीय एथलीट बने हैं। अगर बात करें इनके बारे में तो कपिल परमार ने जूडो में खेलते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया है और यह पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने जूडो पर कांस्य पदक को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की है? तो दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने शून्यकाल की शुरुआत की है। हमारा अगर इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों तो 4 सितंबर 2024 को अपनी विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। दोस्तों, अगर बात करें शून्यकाल की तो यह संसदीय लोकतंत्र में भारतीय संसद की एक देन है जो कि 60 के दशक के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल किया गया था। साथ ही धीरे धीरे इस प्रथा को अन्य राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी अपनाया गया है और वर्तमान में अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना को मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना को मंजूरी दी है। अगर हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो वह वर्तमान में मोहन यादव हैं और इन्हीं की नेतृत्व वाली सरकार ने गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर केंद्रीय आदर्श गांवों के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना भी है और राज्य के 313 ब्लॉकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा, यानी 313 ब्लॉक में से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा जिसका नाम क्या रखा जाएगा? वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। वहीं अगर बात करें गीता भवन के बारे में दोस्तों तो प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एक गीता भवन का केंद्र स्थापित किया जाएगा जो कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करेंगे, जिसमें भगवत गीता भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के साथ साथ अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया जाएगा या उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैक्टर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, यह महिला बाल एवं विकास मंत्रालय ने जो ट्रैक्टर पहल पोषण ट्रैक्टर पहल है उसके लिए ई गवर्नेंस 2024 का पुरस्कार जीता है। वहीं अगर बात करें पोषण ट्रैक्टर पहल किसने शुरू की थी, यह किसने शुरू किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई ये पोषण ट्रैक्टर पहल के बारे में बात करें तो यह एक आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा वितरण, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन प्रदान किया जाता है, ऐसी एक योजना है। अगर बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तो इसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो अन्नपूर्णा देवी हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है?
तो दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विश्वास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया गया है। अगर बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करने के लिए विश्वास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का उद्देश्य अनुसंधान तथा अनुप्रयोग विकास के माध्यम से डिजिटल विश्वास और सेवा वितरण को बढ़ाना है। NBF स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और API गेटवे का उपयोग करके सुरक्षित पारदर्शी सेवाएं प्रदान करता है। सिस्टम को भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद में NIC डेटा केंद्रों में होस्ट किया गया। दोस्तों अगर इसकी बात करें यानी ब्लॉक चेन विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का, तो इसे भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद इन 3 जगहों पे इनका केंद्र स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में किन राज्यों ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो दोस्तों अगर बात करें तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान की, तो इन्होंने हाल ही में जो अपनी GSDP है उसमें सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की है। दोस्तों अगर बात करें GSDP की, तो एक वर्ष में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। वहीं अगर बात करें तेलंगाना में कितनी % की वृद्धि हुई, तो 9.2% की वृद्धि हुई है। और अगर बात करें तमिलनाडु की, तो यह 8.2% वृद्धि हुई है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ 8% की वृद्धि हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो दोस्तों यह नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक। और यह हाल ही में चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि कोन्याक संघ ने नागालैंड सरकार से एक अनुरोध किया है कि गूगल मैप्स पर जो नागालैंड के मोन जिले और असम के चराईदेव जिले के बीच सीमा रेखा में त्रुटि को ठीक किया जाए। और क्योंकि यह क्षेत्र बेसिकली इनका कोन्याक जनजाति क्या है, इसीलिए वर्तमान समय में काफी चर्चा पे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह सूरत, गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल जो है इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और इस पहल के तहत राज्य भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि वर्षा जल का संचय किया जाएगा ताकि भविष्य में हमारे देश में जल का संकट ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव व अनिल कपूर को जो हमारी मैगजीन है AI की सबसे प्रभावशाली सूची व्यक्तियों की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन AI की सूची में शामिल किया गया। वहीं अगर दूसरी बात करें अश्विनी वैष्णव जी के बाद, तो अभिनेता अनिल कपूर जी भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।